वीर जैसे ही रिंग बनाने की कोशिश करता है, उसके हाथों के आसपास पहले तो कुछ स्पार्क्स होते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी रिंग 5, 10 फिर 15 और फिर 20% तक कंप्लीट हो जाती है। वीर ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर अचानक ही वह रिंग टूट भी जाती है। वीर को समझ नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। ट्रेनर धैर्य वीर को थोड़ी दूर खड़े होकर देख रहे थे। पहले तो वह वीर की रिंग को 20% तक बना हुआ देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्लास में 2 बच्चे ही थे जिन्होंने पहले दिन में अपनी 20% तक एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जब वह वीर की रिंग को टूटते हुए देखते हैं, तब वह उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कंसंट्रेशन में अभी कमी है। याद रखो, तुम्हारी रिंग जितनी ज्यादा कंप्लीट होगी, उतना ही ज्यादा तुम्हें कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि शुरुआत में एलिमेंटल रिंग को बनाना आसान है, लेकिन उसे पूरी तरह से सही तरीके से बनाना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में सिर्फ तुमको उसमें थोड़ा बहुत ही कंसंट्रेशन डालना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी बनती जाती है, तुम्हें अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है, ताकि जो तुमने रिंग को पहले से बनाई हुई है, वह टूट ना जाए और साथ ही आगे भी बनती रहे। वीर भी ट्रेनर धैर्य की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाता है और एक बार फिर से एलिमेंट रिंग को बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार भी उसने सिर्फ अपनी 10% ही रिंग को कंप्लीट किया था, कि तभी उसके दिमाग में रुचिता का ख्याल कौन जाता है और रुचिता का ख्याल आते ही एक बार फिर से उसकी रिंग टूट जाती है। इस पर ट्रेनर धैर्य एक बार फिर वीर से कहते हैं, फिर कोशिश करो और अपना ध्यान मत भटकने दो। अगर तुम्हारा ध्यान इसी तरह से भटकता रहेगा, तो तुम कभी भी अपनी रिंग को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और मत भूलो कि अभी तो तुम यहाँ पर रिलैक्स होकर कंसंट्रेट भी कर सकते हो, लेकिन जब तुम एक बार म्यूटेंट जोन में जाते हो और तुम जानवरों का सामना करोगे और जब तुम पर चारों ओर से खतरों से घिरे रहोगे, तब तुम हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में अपना कंसंट्रेशन गवा दोगे और एलिमेंट रिंग को बनाने में कंसंट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, जिस कारण से तुम्हारी मौत पलक झपकते ही हो सकती है। वीर ट्रेनर धैर्य की यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि यह ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी हम डरे होते हैं या गुस्से में होते हैं या ज्यादा खुश होते हैं, तब हमारा दिमाग ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है और हम किसी एक चीज पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वीर भी एक बार फिर से कोशिश करता है। इस बार वीर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी और रिंग बनाते वक्त उसके सर से पसीना टपकने लगा था, लेकिन उसने अपना कंसंट्रेशन नहीं खोने दिया। आखिर में उसकी एलिमेंटल रिंग 28% तक कंप्लीट हो चुकी थी। तब उसे और भी ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत थी, ताकि उसकी बनाई रिंग टूटे ना और आगे भी रिंग बनन जारी रहे। वीर अभी पूरी तरीके से रिंग बनाने में व्यस्त था। उसकी रिंग तकरीबन 35% तक कंप्लीट हो चुकी थी और तभी अचानक वीर का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है और वह रिंग एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन वीर इस बात को इग्नोर करता है। वह एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार भी वह 30 से 40% तक अपने रिंग को कंप्लीट करने के बाद ही अपना कंसंट्रेशन गवा देता है। वीर बार बार कोशिश करता है, बार बार उसकी रिंग टूटती है, लेकिन वह एक बार फिर से कोशिश करता है, क्योंकि इस एलिमेंटल रिंग को बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, जिसे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता था। शुरुआत में तो वह बहुत तेजी से अपनी एलिमेंटल रिंग को बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी रिंग पूरी होती जाती है, वैसे वैसे ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उन्हें शुरुआत में सिर्फ अपनी रिंग को बनाना होता है, लेकिन जब एक बार वह रिंग 30 से 40% तक बन जाती है, तब उसे आगे बनाने के लिए और भी ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। वीर ने अभी जो 40% तक रिंग को कंप्लीट करने में सफलता हासिल की है, वह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कई लोग तो कई सालों तक भी मेहनत करने के बाद भी अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते थे। और वहीं कुछ लोगों का तो फोकस लेवल इतना कम था कि उससे तो वह अपने एलिमेंटल पावर्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, तो फिर एलिमेंटल पावर्स को यूज करके उनसे किसी पर हमला करना तो बहुत ही दूर की बात है। नॉर्मली किसी व्यक्ति अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1 साल का तो समय लगता ही था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी एलिमेंटल रिंग को सिर्फ 6 या 7 महीने में ही कंप्लीट कर ली थी। इसलिए इन लोगों को जीनियस की कैटेगरी में रखा जाता है, और जो भी 7 या 8 महीने में भी अगर अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको जीनियस समझा जाता है।
वीर अभी अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी जानता था कि हम एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि वह एक दिन में 40% तक रिंग अगर बना सकता है तो फिर वह अपनी एलिमेंटल रिंग को 7 से 8 महीने कंप्लीट कर ही लेगा, क्योंकि आगे चलकर उसकी एलिमेंट रिंग के बनाने की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। शाम को भी वीर अपने अपार्टमेंट में आकर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कितना भी कोशिश कर ले फिर भी वह अपनी एलिमेंटल रिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। वह कंप्लीट क्या अपनी रिंग को 40% से ज्यादा बना ही नहीं पा रहा था। इसीलिए वह थक कर बैठ जाता है, लेकिन तभी वह उसे याद आता है कि अपनी एलिमेंटल रिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस और कंसंट्रेशन, और अगर इन चीजों को उसे बढ़ाना है तो जैसा कि उसे ट्रेनर ने बताया था, उसे अभी मेडिटेट करना चाहिए, जिससे वह जल्द से जल्द अपने फोकस को बढ़ा सके, और जितना अच्छा उसको कंसंट्रेशन होगा उतना ही जल्दी वह अपनी एलिमेंटल रिंग को कंप्लीट कर पाएगा। इसीलिए वह अपनी आदत के अनुसार अपार्टमेंट की छत पर जाता है और मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। वीर को यहाँ पर मेडिटेट करना इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और साथ ही यहाँ पर शांति बनी रहती थी। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई शोर शराबा भी नहीं था। वीर अपनी आदत के अनुसार अपार्टमेंट की छत पर जाता है और मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। वीर को यहाँ पर मेडिटेट करना इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और साथ ही यहाँ पर शांति बनी रहती थी। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई शोर शराबा भी नहीं था। कुछ घंटों तक मेडिटेट करने के बाद वीर अपनी आंखें खोलता है। मेडिटेट करने के बाद वीर को काफी अच्छा लग रहा था। वह काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। वीर नहीं जानता था कि मेडिटेट करने के बाद वह इतना तरोताजा महसूस क्यों करता था। वह नहीं जानता था कि जब भी वह मेडिटेट करता था तब उसके गले में पहना हुआ पेंडेंट एक्टिवेट हो जाता था और फिर वह वीर के अंदर एलिमेंटल एनर्जी को पहुंचाने लगता था। अभी फिलहाल वीर को भी नहीं पता था कि उसके पास एक खजाना है। वीर अपने कमरे में आकर एक बार फिर से एलिमेंटल रिंग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वीर को कौन ही समझाए कि यह रिंग बनाना इतना भी आसान नहीं है जो वह एक ही दिन में उसे कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन जो कुछ भी हो, वीर के कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, क्योंकि वीर अपनी एलिमेंटल रिंग 40% तक बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पा रहा था। अगले दिन वीर जब ट्रेनिंग के लिए क्लास में जा ही रहा था, उस वक्त जैसे ही वह क्लास के गेट पर पहुंचता है, तभी क्लास में से रुचिता बाहर आ रही होती है। जैसे ही रुचिता बाहर आती है, वैसे ही वह वीर से टकरा जाती है और फिर अचानक उसका पैर फिसलता है जिससे वह गिरने लग जाती है। रुचिता ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन तभी दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। रुचिता को तो अभी भी कुछ ठीक से समझ नहीं आया था, इसलिए उसने अभी भी अपनी आंखें बंद ही रखी हुई थी। लेकिन कुछ देर बाद जो वह आंखें खोलती है, तब वह देखती है कि वह और किसी की नहीं बल्कि वीर की बाहों में है। वीर ने उसे गिरने से बचा लिया था। वीर भी रुचिता को देखता ही रह जाता है। रुचिता ने आज व्हाइट कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, जिस पर उसके काले घने बाल उसकी कमर से भी नीचे तक आ रहे थे। साथ ही उसके गुलाबी होंठ और नीली आंखें वीर को किसी और दुनिया में लेकर जाने के लिए काफी थी। वीर रुचिता के चेहरे को बस देखता ही रह जाता है, लेकिन जैसे ही रुचिता और वीर की नजर आपस में मिलती है, वैसे ही दोनों अजीब सा महसूस करते हैं और तुरंत ही वीर रुचिता को अपने हाथों से जाने देता है। तभी वीर थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए रुचिता से कहता है, आई एम सॉरी। इस पर रुचिता वीर से कहती है, कोई बात नहीं, थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं पक्का गिर ही जाती। इस पर वीर कुछ खोया हुआ कहता है, तुम्हें बचाना ही तो मेरा काम है, मैं तुम्हें कैसे गिरने देता। वीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर रुचिता की आंखें अचानक ही बड़ी हो जाती है। रुचिता के मुंह के बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर वीर भी समझ जाता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे उसे नहीं कहना चाहिए था। इसीलिए वह तुरंत ही अपनी बात को बदलते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था, वैसे थैंक यू की कोई बात नहीं है। तभी अचानक रुचिता की नजर वीर के पीछे से आते हुए अजय के साथ आ रहे एक लड़के पर पड़ती है। वह लड़का हाइट में 6 फीट का था और उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी बॉडी बिल्डर जैसी थी। उसका रंग गोरा था।
रुचिता उसे देखते ही अचानक से हड़बड़ा जाती है और वीर से कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इससे पहले वीर रुचिता से कुछ कह भी पता, वह तुरंत ही इतना कहकर वहां से निकल जाती है। वीर को समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी यह हुआ क्या। इसलिए वीर भी जिस तरह रुचिता अभी देख रही थी, उस तरफ देखता है। वह वहां पर देखता है कि अजय के साथ एक और लड़का उसी तरफ आ रहा था। वीर को पता नहीं ऐसा क्यों लगा, जैसे वह लड़का कुछ अजीब है। इसलिए वीर अपने पास खड़े अनुराग के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से उससे कहता है, अनुराग, जरा इस अजय के साथ में जो लड़का आ रहा है, इसकी कुंडली तो निकाल। इस पर अनुराग वीर से कहता है, मैं क्या तुझे गूगल दिख रहा हूँ जो सब कुछ बता दूँ। इस पर वीर कहता है, नहीं यार, बस उस लड़के को देखते ही रुचिता तुरंत ही वहां से निकल गई। ऐसा क्यों? ये लड़का कौन है? जरा पता तो कर। अनुराग वीर की बात सुनकर अपने मजाक के मूड को छोड़ देता है और वह सीरियस हो जाता है। वह भी वीर की बात की गंभीरता को थोड़ा समझ रहा था, इसीलिए वह तुरंत ही वीर से कहता है, ठीक है, मैं पता करता हूँ। इतना कहकर अनुराग वहां से निकल जाता है। अजय के साथ में आ रहा लड़का वीर के पास से निकल जाता है। जब वह लड़का वीर के पास से निकल रहा था, तब भी वीर की नजर उस लड़के के चेहरे पर ही थी। वैसे वह लड़का तो शरीफ ही दिख रहा था, लेकिन वीर को पता नहीं क्यों पर उससे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उस लड़के का चेहरा तो मासूम था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती थी। वीर सोचता है कि जब तक अनुराग इसके बारे में सारी जानकारी निकाल रहा है, इसलिए वह तब तक अपनी क्लास पर ध्यान देगा और इतना सोचकर वहां अपनी क्लास के अंदर चला जाता है। वीर अपनी आदत के अनुसार ही क्लास के अंदर लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद अनुराग भी क्लास के अंदर आता है। अनुराग को देखते ही वीर उससे पूछता है, क्या पता चला उस लड़के के बारे में? इस पर अनुराग उससे कहता है, थोड़ा समय तो देना भाई, इतनी जल्दी कैसे पता करूंगा, मुझे थोड़ा समय दे, मैं पता करके बात दूंगा। वीर भी अनुराग की बात सुनकर अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है। वह भी समझ रहा था कि अनुराग सही कह रहा है। आखिर किसी के बारे में जानकारी ढूंढने में थोड़ा तो समय लगता ही है। वीर अपनी आदत के अनुसार ही क्लास के अंदर लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद अनुराग भी क्लास के अंदर आता है। अनुराग को देखते ही वीर उससे पूछता है, क्या पता चला उस लड़के के बारे में? इस पर अनुराग उससे कहता है, थोड़ा समय तो देना भाई, इतनी जल्दी कैसे पता करूंगा, मुझे थोड़ा समय दे, मैं पता करके बात दूंगा। वीर भी अनुराग की बात सुनकर अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है। वह भी समझ रहा था कि अनुराग सही कह रहा है। आखिर किसी के बारे में जानकारी ढूंढने में थोड़ा तो समय लगता ही है। कुछ देर बाद ट्रेनर धैर्य क्लास में एंटर करते हैं। आज भी ट्रेनर सभी को अपने चक्र कंट्रोल के बारे में काफी कुछ बताते हैं। शाम को वीर क्लास के बाद घर पहुंचकर फिर से ट्रेनिंग के लिए बैठ जाता है। वीर को अभी इन सभी चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड आ रहा था, इसीलिए वह अपना बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता था। वीर को जब भी समय मिलता था, वह ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाया करता था और यह उसकी ट्रेनिंग का ही नतीजा था कि अगले कुछ दिनों में ही उसने अपनी एलिमेंटल रिंग को 45% तक कंप्लीट कर लिया था। वीर ट्रेनिंग के दौरान खाना पीना भी भूल जाता था। इसी कारण अनुराग वीर से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी खाता पीता नहीं था और इसी तरह भूखे प्यासे रहने से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। अनुराग कितनी बार तो वीर पर गुस्सा करते हुए उसे जबरन ही खाना खिलाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन वीर अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था। बाकी स्टूडेंट्स हफ्ते में कुछ दिन भले ही ट्रेनिंग से छुट्टी ले, लेकिन वीर रोजाना ट्रेनिंग करना नहीं भूलता था। वह चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, वह अपनी ट्रेनिंग के लिए वक्त निकाल ही लेता था। लेकिन क्लास में वह जब भी रुचिता को देखता था, तब उसे पता नहीं एक अजीब सी ही फीलिंग आती थी। कभी वह गुस्सा हो जाया करता था, तो कभी वह किसी और ही दुनिया में खो जाता था। लेकिन फिर भी वीर अपने ट्रेनिंग पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा था। आज भी वीर ट्रेनिंग के लिए क्लास के ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग ही कर रहा था। बाकी बच्चे कुछ कैंटीन में थे, तो कुछ क्लास में। वीर उस हॉल में अकेला ही था और अपनी ट्रेनिंग कर रहा था कि तभी उसके पास अजय आता है। वीर पहले तो उसे देखकर इग्नोर करता है,
लेकिन जब वह उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, तब वीर समझ जाता है कि अब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। लेकिन फिर भी वीर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वीर के पास आकर अजय उससे कहता है, क्यों बे? उस दिन तो तुझे ट्रेनर ने बचा लिया था, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? इस पर वीर अपने आप पर काबू करते हुए और प्रकाश अंकल की बात को याद करते हुए खुद पर कंट्रोल करता है। वह बेमतलब का कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह यहाँ पर लड़ाई करेगा, तब इस कॉलेज में ज्यादातर काफी अमीर घरों के ही लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं, जिनकी वजह से उसे और अनुराग को कॉलेज में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वीर को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि अनुराग उसकी वजह से इन सब मुसीबतों में पड़े, क्योंकि अनुराग ने भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। इसीलिए वीर बात को टालते हुए अजय से कहता है, वो उस दिन के लिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा सीरियस ले लोगे। लेकिन शायद वह बात करने के मूड में नहीं था, क्योंकि पिछली बार जब वीर ने इसी बात को लेकर अजय को सॉरी बोला था, तब उसे लगा था कि वीर कोई सीधा साधा लड़का है, जो कि लड़ाई झगड़े से हमेशा दूरी बनाए रखता है। इसलिए अजय आज वीर की पिटाई करने के लिए यह वापस आया था, ताकि वह कॉलेज में अपना डर बना सके। इसीलिए अजय के साथ में आए हुए बाकी के 4 लड़के, जिन्होंने अपने हाथ में बैट और हॉकी स्टिक पकड़ रखी थी, वह आगे बढ़ने लगते हैं। वीर समझ जाता है कि अब बात करने से काम नहीं बनेगा और अब लड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए वह भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अभी एक लड़का वीर की तरफ हॉकी स्टिक लेकर बढ़ा ही था कि तभी एक आवाज आती है, रुको तुम लोग, क्या कर रहे हो? वीर को उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इस आवाज को सुनते ही वह लड़के रुक जाते हैं। वीर इस आवाज को पहचान गया था। यह कोई और नहीं बल्कि रुचिता ही थी। रुचिता को देखते ही अजय के तो जैसे रंग ही बदल गए थे। वह अचानक ही हकलाते हुए कहने लगा, आप, वो, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर है। तभी रुचिता कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? इस पर अजय सफाई देते हुए कहता है, इसने हमारे एक दोस्त को मारा था, इसलिए हम बस इसे सबक सिखाने के लिए आए थे। रुचिता फौरन उससे कहती है, कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से और दोबारा इसके आसपास भी मत दिखना। वीर को उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अजय वहां से चुपचाप निकल जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से भी पंगा ले सकता है, लेकिन रुचिता से नहीं। वीर कंफ्यूज था कि आखिर उसकी क्लास की एक लड़की से उसका सीनियर, जो कि पूरे कॉलेज में रैगिंग के लिए मशहूर था, वह कैसे डर गया। वीर यह जानना तो चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह रुचिता से कुछ पूछ भी पाता, रुचिता वहां से इधर उधर देखते हुए निकल जाती है। शायद उसे डर था कि कोई उसे और वीर को साथ में ना देख ले। वीर को रुचिता हमेशा एक रहस्यमयी किस्म की लड़की लगती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन रुचिता हमेशा अजीब बिहेव ही करती थी। ट्रेनिंग के बाद वीर कैफेटेरिया में लंच कर रहा था, तब वह देखता है कि अजय के साथ वही लड़का, जिसे पिछली बार उसने अनुराग को उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए कहा था, वही उसके साथ चला रहा था। उसकी नज़र कैफेटेरिया में आसपास घूम रही थी। तभी अजय वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, भाई वह रहा। वही था। इस पर वह लड़का भी वीर की तरफ अपनी निगाहें टिका देता है। कैफेटेरिया के बाकी बच्चे उस लड़के को इस तरफ आता देखकर जैसे सब के सब सहम से जाते हैं। वीर को पता नहीं क्यों, लेकिन एक बैड फीलिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने उस लड़के का नाम भी नहीं सुना था और यहाँ कैफेटेरिया के सारे बच्चे उससे डर रहे थे। वीर को उस लड़के को अपनी तरफ देखते हुए देखकर एक बुरी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, लेकिन वीर अपनी कॉफी को पीता रहता है। इस पर वह लड़का भी वीर की तरफ अपनी निगाहें टिका देता है। कैफेटेरिया के बाकी बच्चे उस लड़के को इस तरफ आता देखकर जैसे सब के सब सहम से जाते हैं। वीर को पता नहीं क्यों, लेकिन एक बैड फीलिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने उस लड़के का नाम भी नहीं सुना था और यहाँ कैफेटेरिया के सारे बच्चे उससे डर रहे थे। वीर को उस लड़के को अपनी तरफ देखते हुए देखकर एक बुरी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, लेकिन वीर अपनी कॉफी को पीता रहता है। तभी एक बार और अजय उस लड़के से कहता है, भाई वही था, जिसने हमारे एक आदमी को मारा था और रुचिता मैम भी उसी का सपोर्ट कर रही थी।
वह लड़का सीधा आकर वीर के सामने वाली बेंच पर बैठ जाता है। वीर को नहीं पता था कि वह कौन है और उसके पास क्यों है, इसलिए वीर प्रश्न भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है और अपनी कॉफी पीना जारी रखता है। वह लड़का अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है। कॉफी आने के बाद वह लड़का कॉफी के कुछ सिप पीता है और फिर वह लड़का वीर की तरफ हल्की सी आवाज में कहता है, अब तक जो भी हुआ वह ठीक है, लेकिन तू अब रुचिता के आसपास भी दिखा तो तेरा किसी को पता भी नहीं चलेगा। वीर को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है, इसीलिए वह उससे पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर वह लड़का कहता है, मतलब सिंपल है, और अगर तू रुचिता के आसपास भी देखा तो और भी अच्छे से समझ जाएगा। इतना कहकर वह लड़का अपनी कॉफी को खत्म करता है और फिर वह वहां से निकल जाता है। वीर को ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है। वीर कॉफी पीते हुए अपनी ट्रेनिंग के बारे में ही सोच रहा था। वीर को कैफेटेरिया के सभी लोग अजीब ही तरीके से देख रहे थे। पहले तो वीर अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचता रहता है, लेकिन सभी लोगों को अपनी तरफ इस तरीके से देखते हुए देखकर वह थोड़ा असहज महसूस करता है। इसीलिए वीर खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर वीर दो लड़कों को आपस में बात करते हुए सुनता है, जिसमें से पहला लड़का दूसरे से कहता है, आज बड़े दिनों के बाद विपुल भाई ने किसी को धमकी दी है। अब अगर इसने रुचिता मैम की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसकी तो शामत ही आ जाएगी। इस पर दूसरा लड़का भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ, तू सही कह रहा है। क्या पता इसने क्या किया है, लेकिन यह उसकी बुरी किस्मत ही है जो कि विपुल भाई को इसका पता चल गया। अभी तो उन्होंने इसे बस धमकी भी दी है, लेकिन अगली बार अगर यह उनकी बात नहीं मानता है तो फिर उनसे इसे कोई भी नहीं बचा सकता। वीर को ये सुनकर अजीब लगता है कि आखिर अब यह विपुल कौन आ गया है। इसीलिए वीर कैफेटेरिया से निकलकर सीधा अनुराग के पास जाता है और अनुराग से पूछता है, अनुराग, मैंने तुझे कुछ दिन पहले अजय के साथ जो लड़का हमें दिखा था उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए कहा था, क्या तूने वह किया? इस पर अनुराग वीर से कहता है, हाँ वीर, लगभग जितना पता कर सकता था वह मैंने कर लिया है। इस पर वीर अनुराग से कहता है, बहुत बढ़िया, वैसे भी ऐसा लगता है जैसे इस कॉलेज में उसका बहुत ही ज्यादा रोब है। इस पर अनुराग कहता है, ये बात तो तुमने सही कही, क्योंकि उसके चाचा यहाँ के ट्रस्टी हैं और यही नहीं बल्कि उसकी फैमिली बिलियनर है। यहाँ पर कॉलेज का स्टाफ भी उससे पंगा नहीं ले सकता, और यही नहीं, वह कॉलेज में दादागिरी करने के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है तो उसकी जमकर पिटाई तो की ही जाती है, साथ ही उसको कॉलेज से भी बाहर भी निकाल दिया जाता है। वह तो प्रोफेसर तक से नहीं डरता है, और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि वह रुचिता के पीछे पड़ा हुआ है। वीर को ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन फिर वह कैफेटेरिया की बात को याद करते हुए सोचता है कि सही ही है, क्योंकि वह भी रुचिता का नाम लेकर ही वीर को डरा रहा था। वीर अनुराग से पूछता है, और क्या जानता है तू उसके बारे में? इस पर अनुराग कहता है, भाई, मैंने कुछ लड़कों से पूछा था, वह कहते हैं कि विपुल रुचिता के पीछे कई दिनों से पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उसने एक बार तो रुचिता को प्रपोज भी किया था, लेकिन रुचिता ने ही बेचारे रिजेक्ट कर दिया। पर विपुल हार मानने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए तो अगर कोई भी लड़का रुचिता तो आसपास दिखाई देता है तो वह विपुल की हिट लिस्ट में आ जाता है, और उसके बाद या तो यह विपुल उसके हाथ पैर तोड़ देता है या फिर से कॉलेज से बाहर ही करवा देता है। यहाँ तक कि एक बार तो एक लड़का जो कि इस कॉलेज में नया नया आया था, वह रुचिता से सिर्फ क्लास ही पूछ रहा था, लेकिन इस बात का पता विपुल को चल गया और उसने पहले तो उस लड़के की खूब पिटाई करवाई। उसके बाद उसे बाकी प्रोफेसर्स के सामने ही कॉलेज के बाहर उठाकर फेंक दिया। यहाँ तक कि कोई प्रोफेसर भी उसे कुछ नहीं कहा पाए। विपुल की एक खास बात यह भी है कि उसका नाम लेने से भी पूरा कॉलेज डरता है। वीर भी सोच में पड़ जाता है, शायद विपुल कैफेटेरिया में उसे इसीलिए धमकी देने के लिए आया था क्योंकि रुचिता ने ही अजय और उसके दोस्तों को वीर से लड़ाई करने नहीं दिया था और उसने वीर का सपोर्ट किया था। शायद यही वजह थी कि रुचिता बार बार उससे ज्यादा कुछ ना बात करते हुए जल्द से जल्द वीर से दूर निकल जाया करती हैं। शायद उसे डर है कि उसकी वजह से वीर किसी मुसीबत में न पड़ जाए। वीर सोच में पड़ जाता है।
शायद विपुल कैफेटेरिया में उसे इसीलिए धमकी देने के लिए आया था क्योंकि रुचिता ने ही अजय और उसके दोस्तों को वीर से लड़ाई करने से रोक दिया था और उसने वीर का सपोर्ट किया था। शायद यही वजह थी कि रुचिता बार बार उससे ज्यादा कुछ ना बात करते हुए जल्द से जल्द वीर से दूर निकल जाया करती हैं। शायद उसे डर है कि उसकी वजह से वीर किसी मुसीबत में न पड़ जाए। तभी अनुराग वीर से कहता है, वीर ऐसा लगता है जैसे कि इस कॉलेज में कुछ तो गड़बड़ है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। वीर नहीं चाहता था कि अनुराग उसके और विपुल के बीच हुई सारी बातों का पता लगा ले और परेशान हो, इसीलिए वह बात को छुपाते हुए कहता है, चल छोड़ना, वैसे भी इस बात का भी कोई मतलब नहीं है। और फिर वीर और अनुराग कुछ और देर तक बात करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। आज अनुराग को कॉलेज में कुछ काम था इसीलिए वह कुछ देर से आने वाला था। इसीलिए वीर आज कॉलेज से पहले ही निकल गया था। कॉलेज से निकलकर जब वह पार्किंग की तरफ जा रहा था, तब अचानक उसे रुचिता दिखाई देती है। रुचिता के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड दिव्या उसी के साथ पार्किंग की तरफ से आ रही थी। अभी पार्किंग पूरी तरह से खाली थी, इसीलिए वीर तुरंत ही रुचिता के पास जाता है और उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वह रुचिता से कहता है, रुचिता मैं सब समझ गया हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। लेकिन वीर की बात सुनकर जैसे रुचिता का पारा गर्म हो जाता है। इसलिए वह तभी वीर के पास आती है और वह उसे धक्का देते हुए कहती है, अच्छा, तो क्या पता कर लिया है तुमने, बताओ। और फिर वह एक और बार वीर को धक्का देती है, जिससे वह एक कदम पीछे चला जाता है। बोलो, बताओ। वीर कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन रुचिता फिर से उसे धक्का देते हुए कहती है, बताओ ना क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं। वीर रुचिता के सामने कुछ नहीं बोल पाता। वैसे भी वह लड़कियों के मामले में तो पहले ही कच्चा था। लड़कियों को समझना उसके बस की बात नहीं थी और इतना कोशिश करने के बाद भी वह रुचिता के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। रुचिता भी वीर को एक बार और धक्का देती है, लेकिन फिर वह वहां से घूमकर जाने लगती है। अभी वह घूमी ही थी कि उसके पैरों में पहनी हुई सैंडल की हील अचानक से ही मुड़ जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है और वह गिरने लगती है। गिरने के डर से रुचिता अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, लेकिन अचानक ही रुचिता की कमर और पेट को दो मजबूत हाथ पकड़ लेते हैं। अचानक मिले झटके से रुचिता किसी की बाहों में चली जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है, तब देखती है कि वह और किसी की नहीं बल्कि वीर की बाहों में है। रुचिता को न जाने क्यों लेकिन वीर की बाहों में उसे एक अलग ही अपनेपन और प्यार का एहसास हो रहा था, जिसे वह बचपन से ढूंढ रही थी। कुछ देर तक दोनों की निगाहें मिलती रहती है और दोनों जैसे निगाहों में ही प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन अचानक ही रुचिता को कुछ याद आता है और वह तुरंत ही वीर से दूर हो जाती है। वीर को ये सब अजीब लगता है और दोनों ही अपनी आंखें चुराने लगते हैं। लेकिन तभी मोच आने की वजह से रुचिता के पैर में तेज दर्द होता है और रुचिता अचानक से ही दर्द में करा उठती है। उसकी फ्रेंड दिव्या तुरंत ही रुचिता को सहारा देती है, लेकिन रुचिता का पैर लाल हो चुका था। वीर बिना ज्यादा कुछ सोचे रुचिता को तुरंत अपनी बाहों में उठा लेता है। रुचिता और दिव्या वीर को ऐसा करता देख शॉक्ड रह जाती है। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि वीर रुचिता को अपनी बाहों में उठा लेगा। वीर रुचिता को वही अपनी कार की तरफ लेकर चल देता है और कार के पास आकर वह रुचिता को कार के बोनेट पर ही बिठा देता है। रुचिता का पैर कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा था। वह अपने पैर को पकड़ लेती है। वीर भी कार में से फर्स्ट एड का बॉक्स निकालता है। रुचिता अभी भी एकटक अपने पैर को पकड़े वीर को देखते ही जा रही थी। शायद उसके दिल में कुछ था लेकिन वह उसे जुबां पर नहीं ला पा रही थी। दिव्या वीर और रुचिता के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी। वह मन ही मन कहती है, ओ माय गॉड, मेरी फ्रेंड को पहला पहला प्यार हो गया है। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, हाय, रब ने मिला दी जोड़ी। लेकिन अचानक ही वीर के रुचिता के पैरों पर वीर के मेडिसिन लगाने की वजह से रुचिता दर्द में कराह उठती है और रुचिता वीर के कंधे को कसकर पकड़ लेती है। वीर अभी रुचिता को नहीं रोकता है और दवाई लगाना कंटिन्यू रखता है। लेकिन तभी रुचिता वीर से कहती है, आउच, आराम से दर्द हो रहा है। लेकिन वीर कुछ नहीं कहता है और दवाई लगाना जारी रखता है। पर दोबारा एक बार फिर से रुचिता वीर से कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, दर्द हो रहा है।
वीर का इस बात पर पारा चढ़ जाता है और वह रुचिता पर भड़कते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप, चुपचाप बैठी रहो, एक तो अपना ध्यान रखती नहीं हो और अब ठीक से मेडिसिन भी नहीं लगाने दे रही हो। वीर की बात सुनकर जो रुचिता कुछ देर पहले बहुत तेज चिल्ला रही थी, वीर पर गुस्सा कर रही थी, वह चुपचाप किसी बच्चे की तरह बैठ जाती है। लेकिन वीर यही नहीं रुकता, वहां वह रुचिता को और भी सुनते हुए कहता है, अगर हिल्स पहनना नहीं आती तो पहनती क्यों हो? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो, और ऊपर से बच्चों की तरह रोए जा रही हो। दिव्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुचिता, जो कि अपने डैड तक की नहीं सुनती है, वह आज वीर की बातें मान रही थी। दिव्या एक बार फिर से मन ही मन बड़बड़ाती है, वाओ, कितना प्यार है दोनों में, काश मुझे भी कोई ऐसा ही प्यार करने वाला मिले। ये दिव्या के लिए एकदम ही अलग अनुभव था। इसीलिए वह बस साइड में चुपचाप अपनी आंखें बड़ी करते हुए इन दोनों को एकटक देखती ही जा रही थी। अचानक रुचिता एक और बार दर्द में कराहती है, लेकिन वीर एक बार रुचिता की तरफ आंख उठाकर देखता है और रुचिता जो कुछ कहने ही वाली थी, वीर की आंखें देख उसके शब्द बस उसके गले में ही रुक जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती है। शायद प्यार होता ही ऐसा है, जिसमें दोनों ओर से एक दूसरे के जज्बातों की कद्र की जाती है। अभी उन दोनों को देखकर लग तो ऐसा रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से काफी गुस्सा हो, लेकिन अगर कोई आशिक इसे देखे तो वह आराम से कह सकता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि प्यार से पहले होने वाली छोटी मोटी नोकझोंक है, जिसमें अभी वीर ने रुचिता को डांटा था और कुछ देर पहले रुचिता ने वीर को। दिव्या के लिए यह एकदम ही अलग अनुभव था, इसीलिए वह बस साइड में चुपचाप अपनी आंखें बड़ी करते हुए इन दोनों को एकटक देखती ही जा रही थी। अचानक रुचिता एक और बार दर्द में कराहती है, लेकिन वीर एक बार रुचिता की तरफ आंख उठाकर देखता है और रुचिता जो कुछ ही कहने वाली थी, वीर की आंखें देख उसके शब्द बस उसके गले में ही रुक जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती है। शायद प्यार होता ही ऐसा है, जिसमें दोनों ओर से एक दूसरे के जज्बातों की कद्र की जाती है। अभी उन दोनों को देखकर लग तो ऐसा रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से काफी गुस्सा हो, लेकिन अगर कोई आशिक इसे देखे तो वह आराम से कह सकता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि प्यार से पहले होने वाली छोटी मोटी नोकझोंक है, जिसमें अभी वीर ने रुचिता को डांटा था और कुछ देर पहले रुचिता ने वीर को। रुचिता अभी वहां पर चुपचाप बैठी हुई बस वीर को ही देख रही थी। वीर भी अपने आप पर काबू करते हुए मेडिसिन लगाता रहता है। कुछ देर बाद वीर रुचिता से कहता है, तुम्हारी कार कहाँ है? इस पर रुचिता वीर से कहती है, कार अब तक आई नहीं है, कुछ देर में आ जाएगी। कोई बात नहीं, ड्राइवर को मना कर दो कि वह कार ना लाए, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, वीर रुचिता से कहता है। लेकिन रुचिता तुरंत ही मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। इस पर वीर रुचिता से कहता है, ज्यादा नखरे मत करो। और फिर वह बड़बड़ाता है, पता नहीं इन लड़कियों के नखरे कब कदम होंगे, जैसे मेरी कार में बैठने से इनकी शोभा ही कम हो जाएगी। और फिर वीर रुचिता की बिल्कुल भी ना सुनते हुए वह तुरंत ही रुचिता को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर वह अपनी कार के अंदर ड्राइवर सीट के साइड वाली सीट पर ले जाकर आराम से उसे बिठा देता है। रुचिता वीर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वीर अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वीर तुरंत अपनी कार के अंदर बैठता है और फिर दिव्या से कहता है, तुम भी चल रही हो क्या? इस पर दिव्या झट से अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरी कार यही पार्क है, मैं चली जाऊंगी। वीर भी अपनी गर्दन को हाँ हिलाता है और अपनी कार को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। वहां से निकलकर वह रुचिता से पूछता है, वैसे तुम रहती कहाँ पर हो? इस पर रुचिता चिढ़ते हुए कहती है, तुमसे मतलब? वीर को रुचिता के इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह रुचिता से कहता है, तुम पर लाइन मारने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हें वहां पर ड्रॉप करना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। वीर की बात सुनकर रुचिता को अपनी ही बात पर अजीब लगता है और वह अपनी आंखें चुराने लगती है और फिर वह अपना एड्रेस बता देती है। वीर भी उसके घर की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। रास्ते में वीर रुचिता से पूछता है, रुचिता, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। रुचिता कुछ कहती नहीं है, बस वीर की तरफ देखती रहती है। वीर भी आगे कहता है, वैसे अभी तुम्हारे डैड घर पर मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह।
रुचिता वीर का ये सवाल सुनकर अजीब तरह से वीर को देखती है। वीर रुचिता को अपनी तरफ इस तरह से देखता देख कहता है, मुझे ऐसे अजीब से लुक्स मत दो, मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है। और इतना कहकर वीर मुस्कुरा देता है। वीर की यह बात सुनकर रुचिता के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह कहती है, बहुत बुरा आइडिया है। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मैं पूछने वाला था कि आखिर तुम 1 साल पहले मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। वीर कहता है। रुचिता को वीर से इस सवाल की उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए वह वीर को कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन वीर रुचिता पर दबाव बनाते हुए एक और बार पूछता है, बोलो रुचिता, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। रुचिता धोखा शब्द सुनते ही अचानक गुस्से में आ जाती हैं। अब वह रुचिता जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, वह बदल चुकी थी। वह गुस्से में वीर से कहती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया। ठीक है, गाड़ी रोको। वीर यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है और वह रुचिता की तरफ देखकर कहता है, क्या। रुचिता अचानक वीर की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, मैंने कहा गाड़ी रोको। वीर कुछ कहना चाहता था, लेकिन पर वीर की बात को बीच में काटते हुए रुचिता कहती है, तुम एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या। मैंने कहा गाड़ी रोको। इस बार रुचिता की बात टालने की वीर की हिम्मत नहीं हुई। वह रुचिता के सामने सरेंडर करते हुए गाड़ी को हाईवे के साइड में लगा देता है। रुचिता तुरंत ही कार से लंगड़ाते हुए उतर जाती है। वीर रुचिता को इस तरह लंगड़ाते हुए नीचे उतरते हुए देखकर उसकी फिक्र करते हुए जल्दी से नीचे उतरता है। उसे डर था कि रुचिता कहीं अपने आप को चोट ना पहुंचा ले। उसे डर था कि कहीं रुचिता अपने पैर की चोट के कारण नीचे ना गिर जाए। प्यार होता ही ऐसा है, जिसमें खुद से पहले दूसरे की सोची जाती है। वीर तुरंत अपनी कार से उतरता है और रुचिता की तरफ भाग कर जाता है और वहां जाकर तुरंत रुचिता को सहारा देते हुए उसका हाथ पकड़ लेता। लेकिन रुचिता तुरंत ही वीर का हाथ झटक देती है और वह थोड़ा लंगड़ाते हुए जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। वीर भी बिल्कुल देरी न करते हुए तुरंत कार के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि अगर उसने देर की तो रुचिता उसे वहीं छोड़कर निकल जाएगी। वीर रुचिता को इस तरह लंगड़ाते हुए नीचे उतरते हुए देखकर उसकी फिक्र करते हुए जल्दी से नीचे उतरता है। उसे डर था कि रुचिता कहीं अपने आप को चोट ना पहुंचा ले। उसे डर था कि कहीं रुचिता अपने पैर की चोट के कारण नीचे ना गिर जाए। प्यार होता ही ऐसा है, जिसमें खुद से पहले दूसरे की सोची जाती है। वीर तुरंत अपनी कार से उतरता है और रुचिता की तरफ भाग कर जाता है और वहां जाकर तुरंत रुचिता को सहारा देते हुए उसका हाथ पकड़ लेता। लेकिन रुचिता तुरंत ही वीर का हाथ झटक देती है और वह थोड़ा लंगड़ाते हुए जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। वीर भी बिल्कुल देरी न करते हुए तुरंत कार के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि अगर उसने देर की तो रुचिता उसे वहीं छोड़कर निकल जाएगी। कुछ देर बाद रुचिता कार को हाईवे पर बहुत तेजी से फुल स्पीड में भगा रही थी। यहाँ तक कि वीर जो कि इस कार पर इतने दिनों से काम कर रहा था, वह भी इस कार को आज तक इतना तेज नहीं चला पाया था। रुचिता गाड़ी को इतना तेज चला रही थी कि अब तो वीर को भी टाइट पकड़कर बैठना पड़ा था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह रुचिता से कहता है, रुचिता मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज कार को धीरे कर लो। प्लीज धीरे करो, मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहता। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और ना ही मैंने अभी तक अपने बच्चों के नाम भी सोचे हैं। और मैं अभी से मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। वीर की बिना सिर पैर की बातें सुनकर जैसे रुचिता का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह एक्सीलरेटर को बहुत ज्यादा दबा देती है, जिससे कार और तेजी से आगे जाने लगती है। वीर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत ही रुचिता से कहता है, प्लीज माफ कर दो। प्लीज 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 प्लीज, मेरी गलती थी जो मैंने तुमसे कुछ भी बोला, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अभी से मरना नहीं चाहता। प्लीज कार को धीरे कर लो, मेरी ही गलती थी जो मैंने कुछ कहा। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम जैसी एक परी सी लड़की के दिल को ठेस पहुंचाया। वीर की बकवास सुनकर रुचिता वीर की तरफ देखती है और उसे डांटते हुए कहती है, तुम चुप हो रहे हो या नहीं। रुचिका की बड़ी बड़ी गुस्से से लाल
नीली आंखों को देखकर वीर डर जाता है और वह सहमा हुआ सा किसी बच्चे के जैसे चुपचाप बैठ जाता है। वीर की लाइफ में ये पहली बार था जब वह इतना ज्यादा किसी से डर गया हो। अभी एक नारी वीर पर भारी थी। लोग सही कहते हैं कि नारी अगर दुर्गा है तो वह काली भी है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किसी शेर के सामने एक बकरी को छोड़ देना। बकरी अपनी मैं का शोर शराबा करती रहती है, लेकिन शेर की एक दहाड़ ही उसे कप कपाने के लिए काफी होती है। अभी वीर भी उसी बकरी की तरह ही था। वीर की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसने सोचा कि एक और बार बार ट्राई करने में क्या बुराई है, इसीलिए बड़े आराम से बात करना शुरू करता है। वह धीरे से रुचिता का नाम लेता है, रुचिता। लेकिन रुचिता पर तो वीर की बात का कोई असर ही नहीं हुआ। वीर इस बार थोड़ा सा जोर से बोलता है, रुचिता। लेकिन फिर उस पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वीर डरते हुए अपने कप कपाते हाथों से रुचिता के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, रुचिता। लेकिन शायद रुचिता को ये पसंद नहीं आया और उसने कार का एक्सीलरेटर और दबा दिया। वीर समझ गया कि कहाँ गलती हुई है, इसलिए वह तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेता है। वीर रुचिता से कहता है, रुचिता प्लीज धीरे कर लो, मेरी कार को कुछ हो जाएगा। मैं सच में भरी जवानी में मरना नहीं चाहता। अभी तो मैं हमारे नहीं मेरे बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन रुचिता जो कि गाड़ी को सीधे सीधे हाईवे पर दौड़ा रही थी। वीर की बात सुनकर वह समझ गई कि वीर आखिर कहना क्या चाहता था और यह सोचकर उसके गाल कुछ शर्म से तो कुछ गुस्से से लाल हो जाते हैं। रुचिता अब कार को ड्रिफ्ट करवाना शुरू कर देती है। वीर जो कि अभी डरा सहमा सा बैठा था, वह अचानक ही चौंकते हुए कहता है, तुम्हें ड्रिफ्टिंग भी आती है? लेकिन रुचिता ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त भगवान ही जान सकते थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। रुचिता हर कार को ड्रिफ्ट करवाते हुए ओवरटेक करती ही जा रही थी। कार के टायर से निकला धुआं आसपास घिर गया था और वीर की कार वहां से ऐसे जा रही थी जैसे किसी ने रॉकेट लॉन्च कर दिया हो। वीर ने भी आज तक अपनी कार को इस तरीके से नहीं चलाया था। वीर जिसे की कार्स इतनी ज्यादा पसंद थी, उसने भी कभी कार्स को इस तरह से चलाते हुए नहीं देखा था। वीर जो कि अब तक डरा सहमा सा बैठा था, अब बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और वह रुचिता से कहता है, रुचिता कम ऑन। और तेज, मजा आ रहा है। तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट। और तेज, तुम इससे भी अच्छी ड्रिफ्टिंग कर सकती हो। रुचिता भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने तो कार को ड्रिफ्ट करवाना ही इसलिए शुरू किया था ताकि वह वीर को डरा सके। लेकिन वीर तो यहाँ पर जैसे कोई रेस देखने के लिए आया हो। वह अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए बैठा हुआ था और यही नहीं बल्कि रुचिता को भी चीयर करता जा रहा था। तभी वीर उसकी कार के पीछे छूटती हुई कार्स के ड्राइवर्स को चिढ़ाते हुए कहता है, चलो भी। क्या फायदा इतनी महंगी का जो तुम हमें पीछे ही न कर पाओ। देख रहे हो ना मेरी गर्लफ्रेंड कितनी हैवी ड्राइवर है। इस बार वीर की शामत आने वाली थी, क्योंकि वीर की यह बकवास सुनकर रुचिता गुस्से में उबल गई थी। इस बार रुचिता कार को अचानक हाईवे से उतारकर कच्चे रास्ते पर ले लेती है। वीर जब देखता है कि रुचिता ने कार को कच्चे रास्ते पर ले लिया है और वह भी लगभग फुल स्पीड में, तब वह रुचिता से कहता है, रुचिता बेबी, एक ही कार है मेरे पास। ये टूट गई तो मैं भी टूट जाऊंगा। लेकिन रुचिता वीर की तरफ इतने गुस्से से देखती है जैसे सिर्फ आंखों ही आंखों से वीर को खा जाएंगी और फिर क्या होना था। कार की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। वीर को कुछ देर सोचने के बाद समझ आता है कि उसने अब गलती कहाँ की है और वह तुरंत ही रुचिता को सॉरी बोलते होता है, माफ कर दो। आज के बाद कभी बेबी नहीं बोलूंगा तुम्हें। पक्का। मतलब बोलूंगा पर अभी नहीं। वीर की यह गोल गोल घूमती बातों को सुनकर रुचिता तो कंफ्यूज हो ही जाती है। साथ ही एक बार को तो वीर को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि उसने अभी अभी कहा क्या है। खैर वीर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए एक और बार रुचिता को कार धीरे करने के लिए कहता है। लेकिन रुचिता ने तो आज जैसे कार को चांद पर ले जाने की ही सोच ली थी या तारों के शहर में। अभी यह सिर्फ रुचिता ही जानती थी। वीर को कुछ देर सोचने के बाद समझ आता है कि उसने अब गलती कहाँ की है और वह तुरंत ही रुचिता को सॉरी बोलते होता है, माफ कर दो। आज के बाद कभी बेबी नहीं बोलूंगा तुम्हें। पक्का, मतलब बोलूंगा पर अभी नहीं।
वीर की यह गोल गोल घूमती बातों को सुनकर रुचिता तो कंफ्यूज हो ही जाती है। साथ ही एक बार को तो वीर को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि उसने अभी अभी कहा क्या है। खैर वीर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए एक और बार रुचिता को कार धीरे करने के लिए कहता है। लेकिन रुचिता ने तो आज जैसे कार को चांद पर ले जाने की ही सोच ली थी या तारों के शहर में। अभी यह सिर्फ रुचिता ही जानती थी। लेकिन इस बार शायद भगवान ने वीर की सुन ली थी, क्योंकि कार कच्चे रास्ते से होते हुए एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई थी, जहां पर एक बड़ी सी मैदान के जैसी समतल जमीन थी। वहां पर रुचिता कार को ड्रिफ्ट कराते हुए मैदान की 2 से 3 चक्कर लगाती है। कार भी घसीटते हुए आसपास की धूल को उड़ाती रहती है और फिर वह मैदान के बीच में जाकर रुक जाती है। माहौल में एकदम से खामोशी आ जाती है, जैसे ये तूफान से पहले की खामोशी हो। मैदान में अभी भी धूल उड़ रही थी। वीर की तो फिर भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वह जब भी कुछ बोलता था तब रुचिता उसे कुछ जवाब तो नहीं देती थी, लेकिन वह कुछ ऐसा करती थी जो कि उसे डराने के लिए काफी होता था। ये पहली बार ही था जब वीर को किसी ने इस तरह से करारा जवाब दिया होगा। लेकिन अभी यह सब खत्म थोड़े ही हुआ था। धूल के नीचे बैठने के कुछ देर बाद रुचिता कार से उतरती है और वीर भी पिछली बार की तरह ही इनोसेंट तरीके से रुचिता के पीछे पीछे उतर जाता है। वीर अभी कार का गेट खोलकर बाहर खड़ा हुआ था कि वह देखता है कि रुचिता एकदम उसके सामने अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़ी बड़ी आंखों से वीर को घूर रही थी। वीर पहले तो रुचिता को देखकर हल्का सा डर जाता है, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहता है, रुचिता क्या हुआ? इस पर रुचिता अपने हाथों से वीर को धक्का देते हुए कार से सटा देती है और खुद भी उसके पास आकर उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने। वीर को ये सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि रुचिता उसे उसके बेबी बोलने पर गुस्सा है। इसलिए वह रुचिता की बात का जवाब न देते हुए दूसरा ही सवाल करते हुए कहता है, मतलब तुम मेरे बेबी बोलने के कारण नाराज नहीं हो? रुचिता, जो कि गुस्से में अभी भी वीर को देख रही थी, अचानक से वह थोड़ी कंफ्यूज जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। पर वीर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मतलब मैं तुम्हें भी बेबी बोल सकता हूँ? वाह, यह अच्छा है। वीर बड़बड़ाता है और फिर वीर अपने हाथों को रुचिका के कमर पर बड़े आराम से रख देता है, जो कि वीर के काफी करीब उसकी कॉलर पकड़कर खड़ी हुई थी। रुचिता वीर की हरकत से चौंक जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वीर ऐसा भी कुछ करेगा। वीर के लिए पूरा माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो गया था। लेकिन रुचिता वीर पर खींचते हुए कहती है, अपने हाथ हटाओ। वीर भी बड़े प्यार से कहता है, नहीं तो तुम क्या कर लोगी? रुचिता को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वह हकलाते हुए कहती है, नहीं तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। वीर को अचानक याद आता है और वह रुचिता से कहता है, उनसे तुम्हें याद है ना? क्या सवाल पूछना था? इस बार शायद वीर की ही गलती थी, जो उसने रुचिता के शांत हो चुके गुस्से की आग को भड़का दिया था। रुचिता तुरंत वीर के कॉलर को छोड़ती है और वीर के पेट पर एक जोरदार पंच मारती है। ये पंच कोई आम पंच नहीं था, जबकि एलिमेंट एनर्जी से भरा हुआ था। रुचिता ने वैसे तो अपनी बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह वीर को दिन में तारे दिखाने के लिए काफी था। रुचिता का पंच लगते ही वीर नीचे गिर जाता है। रुचिता, जो कि वहीं पर खड़ी थी, उसके सर पर तो जैसे भूत सवार था। वह वीर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कहा था तुमने? मैंने धोखा दिया है। मैंने। वीर कराहते हुए कहता है, तो फिर किसने दिया है? रुचिता वीर की इस बात पर कहती है, अगर तुम्हें कुछ पता ना हो तो फिर तुम्हारे पास किसी पर सवाल करने का हक भी नहीं होता है। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। उस दिन गलती मेरी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। इस पर वीर कहता है, तो क्या मेरी गलती थी? रुचिता तुरंत जवाब देते हुए कहती है, हाँ, गलती तुम्हारी ही थी। सारी गलती तुम्हारी ही थी। सारे फसाद की जड़ तुम ही थे। ना तो तुम उस दिन वहां पर आते, न तुम्हारा एक्सीडेंट होता, और ना ही मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ता है, और ना ही मैं उस दिन पकड़ी जाती। वीर के कान अचानक से खड़े हो जाते हैं और वह कहता है, पकड़ी जाती से तुम्हारा मतलब क्या है? रुचिता फिर वीर से कहती है, तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है,
और इतना कहकर रुचिता वीर की कार में बैठती है और कार को लेकर वहां से जाने लगती है। वीर वही नीचे पड़ा हुआ रुचिता को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे मुझे तो ले चलो, हम हाईवे से भी तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। रुचिता वीर से कहती है, गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना, और वह कार को लेकर वहां से निकल जाती है। अब वीर को भी अपनी बेबस हालत को देखकर खुद पर ही तरस आ जाता है, लेकिन यह वीर की अच्छी किस्मत थी या रुचिता का बैड लक, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रुचिता भी तकरीबन 10 से 20 कदम दूर ही गई थी कि तभी वीर की कार झटके लेते हुए अचानक ही बंद हो जाती है। वीर की बेबस आंखों में अचानक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वीर को तो पता था कि यह उसकी कार में अब क्या हुआ है, लेकिन शायद रुचिता को नहीं। वह कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। रुचिता तुरंत गाड़ी से उठती है और कार का बोनट खोलती है। कार का बोनट खोलते अचानक से धुआं बाहर आ जाता है। अब वीर को भी अपनी बेबस हालत को देखकर खुद पर ही तरस आ जाता है, लेकिन यह वीर की अच्छी किस्मत थी या रुचिता का बैड लक, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रुचिता भी तकरीबन 10 से 20 कदम दूर ही गई थी कि तभी वीर की कार झटके लेते हुए अचानक ही बंद हो जाती है। वीर की बेबस आंखों में अचानक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वीर को तो पता था कि यह उसकी कार में अब क्या हुआ है, लेकिन शायद रुचिता को नहीं। वह कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। रुचिता तुरंत गाड़ी से उठती है और कार का बोनट खोलती है। कार का बोनट खोलते अचानक से धुआं बाहर आ जाता है। वह देखती है कि कार का स्पार्क प्लग जल चुका है। वीर को पता था कि अब रुचिता कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए वह भी अपने चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल लिए वहीं बैठा रहता है, और जैसा कि वीर ने सोचा था, रुचिता जब कुछ नहीं कर पाती है, तब वह चुपचाप आकर कर बैठ जाती है। रुचिता पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी, पर अब वह कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो वह पहाड़ी इतनी बड़ी थी जहां पर जंगली जानवर भी शायद ही आते हो, तो फिर इंसानों की तो बहुत दूर की बात है। वीर तभी अपने पेट पर हाथ रखे हुए आता है और कार में रुचिता के साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, और तभी उससे कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम गई नहीं? पता नहीं क्यों, लेकिन आज वीर सिर्फ रुचिता को गुस्सा दिलाने का ही काम कर रहा था। रुचिता वीर की बात सुनकर इरिटेट होती है, लेकिन कुछ करती नहीं। ये रुचिता की आदत थी, जब भी वह गुस्सा होती थी तो वह सामने वाले को हट ना कर दे, इसलिए कुछ भी नहीं कहती थी, और रुचिता किसी बात का वीर आज भरपूर फायदा उठा रहा था। लेकिन वीर भी अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहता है, आगे जाती भी कैसे, स्पार्क प्लग जल गया था ना? रुचिता अचानक वीर की तरफ देखते हुए पूछती है, तुम्हें कैसे पता? इस पर वीर कहता है, मुझे तो पता होगा ही, आखिर मेरी कार जो है। तब रुचिता ना चाहते हुए भी वीर से मदद मांगते हुए कहती है, तो क्या तुम इसमें कुछ कर सकते हो? इस पर वीर कहता है, ओके, देखता हूँ कि मैं कुछ कर पाता हूँ या नहीं। इतना कहकर वीर कार के केबिन में ही डिक्की खोलता है और उसमें से एक दूसरा स्पार्क प्लग निकलता है। रुचिता ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वीर इतने सारे स्पार्क प्लग्स का करता क्या है जो उसकी केबिन में रखे हुए है। लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए आखिरकार रुचिता पूछ लेती है, यह इतने सारे स्पार्क प्लग्स तुम अपने साथ क्यों रखते हो? इस पर वीर कहता है, ये कार मेरे पापा की थी और इसे मैंने ही ठीक किया है। मुझे इसे ठीक करने में तो काफी साल लग गए, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम आ गई है, इसका स्पार्क प्लग कैपेसिटी से बाहर चलता है तो जल जाता है। रुचिता ये सुनकर कंफ्यूज हो गई, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वीर कहता है, मैं पक्का पता नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। यह मेरे पापा की आखिरी निशानी है और मैं उसे खोना नहीं चाहता, और इतना कहकर वीर कार से उतर जाता है। रुचिता इस बार जो कि गुस्से में थी, वह वीर की बात सुनकर थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अभी वह बस वीर को सामने की सीट पर बैठे हुए हैं, बाहर स्पार्क प्लग को बदलते हुए देख रही थी और कुछ सोच रही थी। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो, अगर तुम कुछ और पहले वापस आ गए होते तो आज हालात कुछ और होते। रुचिता की इन बातों का मतलब तो सिर्फ रुचिता ही समझ सकती थी। बस 2 मिनट में वीर कार की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वापस कार में आ गया था और वह अंदर बैठते हुए कहता है, चले बेबी। लेकिन इस बार जैसा कि वीर ने सोचा था,
रुचिका ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि वह कार को स्टार्ट करके वहां से जाने लगती है। वीर पूरे रास्ते रुचिता को जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसमें उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तभी वीर कहता है, चलो अच्छा है कि अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पर तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, पता नहीं हम यहाँ पर कैसे रहते हैं। कार अभी बस उस बड़े से ग्राउंड को पार करके ढलान पर आने ही वाली थी कि तभी वह कार भी वीर की बात के खत्म होते ही बंद हो जाती है, क्योंकि कार वीर की बात खत्म होते बंद हुई थी। इसलिए रुचिता न चाहते हुए भी एक बार वीर को जरूर देखती है और वीर से पूछती है, अब क्या हुआ है इसमें। इस पर वीर रुचिता से कहता है, मुझे क्या पता अब इसमें क्या हुआ, वह तो देखकर ही पता चलेगा। तब रुचिता वीर से अचानक बोल पड़ती है, तो जाओ, देखो, वापस नहीं चलना है क्या। वीर रुचिता की बात सुनकर अजीब सी शकल बनाते हुए कहता है, अरे लेकिन मैं क्यों, तुम भी तो जाकर के चेक कर सकती हो ना। इस पर रुचिता वीर को जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारी कार है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। इस पर वीर कहता है, हाँ वह तो है, तो जाओ, रुचिता कहती है। इस पर वीर कहता है, कुछ नहीं बस पेट्रोल खत्म हुआ है। वीर ने इस न्यूज को इतने आराम से दिया था जैसे कोई थाली में गुलाब जामुन परोस रहा हो। इस पर सुचिता चौंक कर वीर को देखती है और अचानक उससे कहती है, क्या कहा तुमने, पेट्रोल खत्म हो गया है। वीर कहता है, हाँ पेट्रोल खत्म हो गया है। वह क्या सामने इंडिकेटर दिखा तो रहा है। रुचिता तभी अपने सामने वाले फ्यूल इंडिकेटर की तरफ देखती है। फ्यूल इंडिकेटर उसे लो फ्यूल बात रहा था। रुचिता का मन तो अपना सर फोड़ने को कर रहा था, जो उसने वीर के साथ आने के लिए एग्री कर लिया थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह तो वीर के साथ आई ही नहीं थी, बल्कि वीर तो खुद उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में उठाकर अपनी कार में बिठा कर ले आया था। रुचिता फिर अचानक से ही वीर से कहती है, सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तभी वीर भी बोल पड़ता है, मैंने क्या किया। इस पर रुचिता कहती है, न तुम मुझे जबरदस्ती अपनी कार में बिठा कर लाते हैं और न ही हम यहाँ पर फंसते। वीर रुचिता की बात सुनकर चौंक जाता है और फिर वह रुचिता से कहता है, तुम्हें मैं नहीं लेकर आया, बल्कि तुम मुझे जबरदस्ती इस कार में बिठा कर लेकर के आए हो। इस पर रुचिता वीर से कहती है, हाँ, पर तुम अगर मुझे गुस्सा नहीं दिलाते तो ये भी नहीं होता, सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। उद्धरण चिन्ह। वीर को समझ नहीं आया कि आखिर रुचिता की उससे क्या दुश्मनी है, जो वह वीर को ही हर समस्या की जड़ बताने पर तुली हुई। अभी वीर रुचिता से पलट कर कुछ कह भी नहीं पाया था कि तभी उसकी नजर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है। वह देखता है कि उसके फोन में 1% नेटवर्क दिखा रहा था। वीर ये देखकर खुश हो जाता है और रुचिता से कहता है, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, तुम बस डरना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वीर की बात सुनकर रुचिता मन ही मन सोचती, अब मैं क्यों डरने लगी। लेकिन तब रुचिता देखती है कि वीर अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल कर रहा है। वीर ने और किसी को नहीं बल्कि अनुराग को कॉल किया था। कुछ रिंग जाने के बाद अनुराग फोन उठाता है और कहता है, हाँ वीर क्या हुआ। वीर अपने फोन में नेटवर्क देखकर खुश हो जाता है और वह रुचिता से कहता है, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, तुम बस डरना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वीर की बात सुनकर रुचिता मन ही मन सोचने लगी, अब मैं क्यों डरने लगी। लेकिन तब रुचिता देखती है कि वीर एक अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल कर रहा है। वीर ने और किसी को नहीं बल्कि अनुराग को कॉल किया था। कुछ रिंग जाने के बाद अनुराग फोन उठाता है और कहता है, हाँ वीर क्या हुआ। वीर अनुराग से कहता है, यार, ये कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। अभी कार में आसपास बहुत शांति थी, इसलिए वीर के मोबाइल से अनुराग की कम आवाज आने के बाद भी रुचिता उसकी आवाज को साफ साफ सुन पा रही थी। अनुराग कहता है, क्या वीर, भाभी को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था, तो टैंक तो फुल करवा लेता। वीर यह सुनकर हकलाते हुए अनुराग से कहता है, अबे तू कैसी बातें कर रहा है। अभी अगर वीर काबिल बस चलता तो वह अनुराग को 2 या 4 लगा देता, क्योंकि अभी वह फोन की वॉल्यूम तो कम कर भी नहीं सकता था। इस पर अनुराग भी वीर से कहता है, अरे भाई, सच तो कह रहा हूँ, अब तुम भाभी से प्यार करते हो तो करते हो,
इसमें इतना छुपाने वाली क्या बात है? असल में वीर ने भी रुचिता को गुस्सा इसलिए दिलाया था ताकि वह उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके और अपने सवालों के जवाब पा सके। लेकिन ये तो वीर ने भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। वह पछता नहीं रहा था, लेकिन उसे बुरा जरूर लग रहा था। इतना कहकर वह रुचिका से पूछता है, वैसे इस जगह का नाम क्या है? इस पर रुचिता कहती है, मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? वीर अचानक चौंकते हुए कहता है, तुम ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? इस पर रुचिता कहती है, तुम्हारा दिमाग घर पर रखा हुआ है क्या? अपनी लोकेशन तुम्हारी फ्रेंड को सेंड कर दो। रुचिता की बात सुनकर वीर कहता है, वाह, तुम में दिमाग तो है। और वीर अनुराग से कहता है, मैंने तुझे अपनी लाइव लोकेशन सेंड की है, जल्दी से आ जा। अनुराग भी वहां काम पर लग जाता है और यहाँ दोनों ही कार में अकेले थे। वीर रुचिता से पूछता है, तुम उस वक्त मेरे सवालों का बिना ठीक से जवाब दिया ही चली गई थी, तो क्या तुम मुझे ठीक से समझा सकती हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर रुचिता धीरे से कहती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम तुम्हारा काम करो। वीर भी पलट कर कहता है, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। वह 1 साल हो गया है तुम्हें ढूंढते ढूंढते और तुम्हारे सवालों के चक्कर में तो जैसे खाना पीना भी भूल ही गया था। मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी कि आखिर तुम हो कहाँ पर। इस पर रुचिता वीर से कहती है, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरी फिक्र करो। लेकिन वीर बिना रुचिता की बात सुने उससे कहता है, मैं तुमसे यह बातें बहाने सुनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे जानना है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? धोखा शब्द सुनते ही रुचिता फिर गुस्से में आ जाती है। लेकिन वीर भी यही नहीं रुकता, वह कहता है, बोलो रुचिता, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया था? अचानक रुचिता वीर पर बिगड़ते हुए कहती है, कौन सा धोखा? का कैसा धोखा? वह 2 मिनट का एक तरफा प्यार, उसे धोखा कहते हो? वीर ने अभी कहा ही था, लेकिन उससे पहले ही रुचिता बिना वीर की बात सुन हुए ही कहती है, उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए वह सब झूठ बोला था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के को बस कुछ देर जानने पर ही शादी के लिए हाँ कर देगी? डॉट डॉट शादी दो दिलों का बंधन होता है, उन्हें पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी होती है और तुम उस जबरदस्ती के प्यार को इतना सीरियस लेकर बैठे हो। उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में एक जुनून देखा था। मुझे पता था कि तुम वहां से नहीं जाने वाले थे, इसलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। यहाँ तक कि मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती थी और अगर उस दिन तुम वहां पर नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वीर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रुचिता कह क्या रही है, लेकिन फिर वह रुचिता से पूछता है, मेरी वजह से? मतलब? रुचिता भी आज इतने दिनों का अपने अंदर भरा हुआ सारा गुस्सा वीर पर निकालते हुए कहती है, हाँ तुम्हारी वजह से। उस दिन मैं वहां रोड पर खड़ी नहीं थी, बल्कि बस का इंतजार कर रही थी। मैं अपने घर से भाग रही थी। वीर यह सुनकर कंफ्यूजन में कहता है, घर से भाग रही थी, लेकिन क्यों? इस पर रुचिता कहती है, क्योंकि मेरे डैड किसी और से मेरी शादी करवाना चाहते थे और मैं उससे शादी करना नहीं चाहती थी। इस पर वीर कहता है, तो अपने पिता को मना करना चाहिए था। घर से भागने का क्या मतलब? तब रुचिता वीर से कहती है, और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और शेखावत कंपनी के मालिक से उनकी कोई डील होने वाली थी। शेखावत कंपनी का तो नाम तुमने सुना ही होगा। वीर भी अपने गर्दन हाँ हिलाते हुए कहता है, हाँ नाम तो सुना है। इस पर रुचिता आगे करती है, एक दिन की बात है जब मेरे पापा और शेखावत कंपनी के मालिक के बेटे के बीच कुछ ऐसी ही बातों को लेकर मीटिंग हो रही थी। उस दिन वह मेरे घर पर मेरे पापा से मिलने के लिए आए हुए थे और मैं शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। जब उन्होंने मीटिंग खत्म की और बाहर जाने लगे, तभी मेरा शॉपिंग करके घर आना हुआ था। उस वक्त शेखावत कंपनी के मालिक धीरेंद्र शेखावत के बेटे विपुल शेखावत ने मुझे देखा था और वही मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि अगले ही दिन मेरे पापा के पास धीरेंद्र शेखावत का फोन आया था कि वह मेरी शादी उनके बेटे विपुल से करवाना चाहते हैं। इस पर वीर तुरंत ही रुचिता से कहता है, यह विपुल कहीं वही तो नहीं है जो कि अपने कॉलेज में पढ़ता है? रुचिता वीर से कहती है, हाँ यह वही है, क्योंकि मेरे पापा और वीरेंद्र शेखावत के बीच एक बहुत बड़ी डील साइन होने वाली थी।
इसलिए मेरे पापा ने मेरी सगाई जबरदस्ती ही विपुल से तय कर दी थी। उस दिन मैं उस सगाई से बचने के लिए अपने घर से भाग गई थी और रोड के किनारे खड़े हुए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक ही वहां पर तुम आ गए और तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं पकड़ ली गई। उस हादसे के बाद मेरी एंगेजमेंट कैंसिल तो नहीं हुई, लेकिन पोस्टपोन जरूर हो गई थी। ये सब बताते हुए रुचिता की आंखें नम हो गई थी। रुचिता की आंखों में आंसू देखकर वीर को बहुत ही अजीब लगता है। वह अपना हाथ बढ़ाकर रुचिता की आंखों से आंसू पूछते हुए कहता है, तुम रोया मत करो, बहुत ही गंदी दिखती हो। मैं तो तुम्हारी शकल भी नहीं देख पा रहा हूँ। रुचिता वीर की बात सुनकर फिर से चिढ़ जाती है और वह वीर को पंच मरते हुए कहती है, क्या कहा? मैं गंदी दिखती हूँ? इस पर वीर को न चाहते हुए भी रुचिता को एक और बार सॉरी बोलना पड़ता है और फिर वह वापस से टॉपिक पर आते हुए कहता है, अगर तुम्हें सगाई से प्रॉब्लम है, तो तुम तुम्हारे पिता को बोलकर भी तो उसे कैंसिल करवा सकती थी। इस पर रुचिता कहती है, नहीं करवा सकते, क्योंकि इस पर हमारा पूरा बिजनेस टिका हुआ है और मेरे पापा अपने बिजनेस पर इतना बड़ा खतरा नहीं देख सकते। लेकिन तभी फिर कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर रुचिता की आंखें बड़ी हो जाती है।